हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ का बेसिकली काम है जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, उसी की वजह से हम लोग निकालना है लेंज लॉ की मदद से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को रिकेप दे देते हैं कि फैराडे लॉज पढ़े थे। फैराडे लॉज के अकॉर्डिंग जो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके थे जो इंड्यूस ईएमएफ होता है और इंड्यूस करंट का। तो थोड़ा सा उसको रिकेप करा देते हैं। तो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किए थे कि अगर कोई इंड्यूस ईएमएफ है, ये अगर ईएमएफ होता है इसको कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका मैग्नीट्यूड आया था, अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्मेट में देखते हैं तो डी फाई बाय डी टी मोड लिए थे और एन नंबर ऑफ टर्न्स लगेगा। अगर मान के चलिए किसी क्वाइल का है, इफ़ क्वाइल हैज, अगर ये लास्ट क्लास में बताना छूट गया था, क्वाइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स, हैज़ एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो एक टर्न के अंदर जो क्वाइल के अंदर जो आ रहा है इंड्यूस ईएमएफ होगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो रहा है। अगर 2 होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 होगा 3 टाइम्स, अगर 4 होगा तो 4 टाइम्स। तो इसी तरह से इसका कुछ नहीं एक्सपेंडेड वर्जन है। अगर 2 क्वाइल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 क्वाइल है तो 3 से, 4 है तो 4 से। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो अगर देखेंगे ई इफेक्टिव, यानी कि अगर क्वाइल का नंबर बढ़ा दिए हैं तो ये एन टाइम्स हो जाता है डेल्टा फाई डी टी, डेल फाई बाय डी टी, मतलब ये चेंज इन फ्लक्स होता है। और इनका मोड लगा देते हैं क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात की थी। ये लास्ट क्लास में हम लोग जान चुके हैं। और माइनस साइन दिखाए थे थोड़ा सा, तो माइनस साइन यही बताएगा कि जो आज लेंज लॉ है उसके बारे में डिटेल में बता देगा क्या है। अगर करंट बारे में देखेंगे तो करंट क्या होता है, अगर करंट को देखेंगे आई इक्वल टू ई बाय आर होता है, जहाँ पे आर रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल होता है। ये है रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल, ये क्वाइल का रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ से देख लेंगे अगर आई इंड्यूस निकालना है, यानी कि आई इंड्यूस को हम लोग आई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आई इंड्यूस इसमें 1 बाय आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बाय आर इंटू डेल्टा डी फाई बाय डी टी। ये इंस्टेंटेनियस के लिए कर रहे हैं। अगर एवरेज के लिए निकालना पड़ेगा तो कुछ नहीं है, जैसे मान के चलिए इसका आई एवरेज निकाल दें। अगर ई एवरेज निकाल देंगे तो मोड में रखिए डेल फाई बाय डेल टी आ जाएगा। तो इनको लिखना नहीं है, बस लास्ट क्लास की चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आपको रिकेप करा देते हैं ताकि अभी जो आगे चढ़ेंगे, मतलब आगे जो लेकर आएंगे, अभी तो इस क्लास में लास्ट में जो एक क्वेश्चन देंगे उसमें इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर आपको मेमोराइज रहेगा तो और आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। तो इसी तरह से देख लीजिए, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो करंट भी जो है एन टाइम्स हो जाएगा। तो इनके जगह पे जो आने वाला है यहाँ पे आई इफेक्टिव कह देते हैं, आई डैश इफेक्टिव है, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, आर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये इस तरह से आता है। तो ये सब चीज़ बात लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। बस एक चीज़ बताना भूल गए थे कि अगर क्वाइल हैज़ एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर क्वाइल के पास एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो उतना टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 टर्न है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन कोई पार्टिकुलर वैल्यू हो सकता है तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना बात आपको पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे। तो अब जो देखने वाले हैं आज जो पढ़ेंगे लेंज लॉ। तो पहले लेंज लॉ का डेफिनेशन देखते हैं वो क्या कहता है, उसके बाद जो है सो हम लोग उसकी वजह से डायरेक्शन निकालेंगे। तो हेडिंग दीजिए लेंज लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है कि अगर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो डेवलप होता है या प्रोड्यूस होता है वो उस काज को
रोकना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि एक बच्चे है जो अपने फादर को ही किल कर रहा है, यानी कि बच्चे कहाँ से आए, फादर की वजह से आए हैं और वही बच्चे उस फादर को ही मार रहा है। तो इसी तरह का इस लॉ में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, an induce EMF or induce current such that it always opposes cause producing it, जिनके वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है उनको ही अपोज करेगा, प्रोड्यूसिंग इट। अभी आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, तो बस इतना समझ लीजिए कि इसको कहते हैं किड्स किल फादर। ये थोड़ा सा बेसिक बात है इस टाइप से, मतलब फादर की वजह से किड्स आया है और यही किड्स जो है सो फादर को किल कर रहा है। तो इसी तरह का ये भी लॉ है कि जिनकी वजह से ये इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आया है वो उस काज को ख़त्म करना चाहता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ है और इंड्यूस करंट है, इस तरह से होता है कि वो हमेशा ऑलवेज अपोजेस कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जो उसको प्रोड्यूस किया है उन्हीं को ये ख़त्म करना चाहता है। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इनका काम क्या होता है। लेंज लॉ का काम होता है कि जो बेसिकली यूजेस डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ EMF, determine direction of induced EMF or induced current, induce EMF और करंट। जनरली अगर करंट का जो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले, अगर मान करके चलिए अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से कुछ है, अगर करंट इस तरह से फॉलो हो रही है तो आपको क्या पता चल रहा है कि करंट जो फॉलो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो ये हायर टर्मिनल और ये लोअर टर्मिनल होगा, क्योंकि करंट जो फॉलो होती है हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ होता है। तो बेसिकली हम यहाँ सिर्फ करंट का डायरेक्शन बताएंगे, तो आपको समझ जाना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा करंट के एलोंग होगा, करंट की डायरेक्शन के फॉलो के एलोंग जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जो उनके अपोजिट में होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसको कहते हैं हायर टर्मिनल, इसको कहते हैं लोअर टर्मिनल। ये जो होता है उसको हायर टर्मिनल, इसको कहते हैं लोअर टर्मिनल। इतना बात आप जान चुके हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस के तहत देखते हैं कि किस तरह से आता है। तो ये बात तो जानने की ज़रूरत है नहीं, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट जो होगा उसका डायरेक्शन निकालना हम लोगों को। तो यहाँ पे एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दी, यह है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब तक जो हम लोग फील्ड देखे थे वो कांस्टेंट था, अब यहाँ पे ये वेरिंग फील्ड है। ये जो है सो इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपको पता है कि ये वेरिएबल होगा, इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक क्लोज लूप दे देते हैं, जनरली सर्कुलर फॉर्मेट में ही देंगे। तो ये एक कोई क्लोज लूप है या एक क्लोज कॉइल मान लीजिए।
तो इनके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा उसका काम क्या है कि जो ये फील्ड है किसके वजह से, ये चेंजिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है इस चेंज की वजह से ही आता है। क्योंकि बेसिकली हम लोग देख चुके थे कि जो इंड्यूस ईएमएफ जो आता है वो चेंज इन फ्लक्स एवरेज मान के चलिए, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। मतलब डेल्टा टी टाइम में जितना चेंज आता है तो चेंज आने का मतलब क्या है कि जो फ्लक्स होता था वो बी डॉट ए, तो फ्लक्स चेंज होने का यहाँ पे कारण क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो उनकी वजह से इंड्यूस करंट होगा। क्योंकि अब तक में कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसके पास रेसिस्टेंस ना हो, अगर रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा तो उनके अंदर करंट फॉलो हो जाएगा। तो ये सब बात पुरानी है, इसको छोड़िए, अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन इस तरह से होगा इस इंड्यूस करंट का कि जो हमेशा इसको अपोज करेगा। तो ये फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। आप जान चुके हैं कि जो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में इतना जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लगभग 17 लेक्चर लिए थे उसके अंदर, तो उनमें बस यही बात सीखे थे कि कोई करंट कैरिंग वायर जो होती है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर इस वायर के अंदर कोई करंट फॉलो होगा तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहेगा। तो इनका अपोज करने का डायरेक्शन क्या कि ये एक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टिंग वायर की वजह से जो करंट जो इसके अंदर फॉलो होगी, इस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनवर्ड हो जाएगा तो इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है तो इसको डिक्रीज करना चाहेगा। अगर ये डिक्रीज करता तो इसको इंक्रीज करना चाहता है। ये हमेशा इस कॉज को ही ख़त्म करना चाहेगा। अगर ये इंक्रीज कर रहा, इनवर्ड इंक्रीज कर रहा, तो हम लोगों को करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आउटवर्ड हो। तो आउटवर्ड होने के लिए क्या, करंट का डायरेक्शन, अगर कोई लूप है, अगर लूप में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उनकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है तो अपने फिंगर को कर्ल करेंगे करंट डायरेक्शन में, और थंब जो पॉइंट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में अगर करंट का डायरेक्शन दे दें, देखिए ये आई डैश अगर इस तरह से हुआ है तब इनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाला है वो आउट बढ़ेगा। देखिए ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बाहर की तरफ है। तो बस ये देख लिए हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत सारे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं सिर्फ डायरेक्शन के बाद में, डायरेक्शन के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं, तो इनको पॉज करके एक बार जरूर नोट करें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये सेकेंड है। तो यहाँ पे एक कोई करंट कैरिंग वायर है। जनरली हम इस करंट कैरिंग वायर को इनफाइनाइट लेंथ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट फॉलो हो रही है आई, और ये आई टाइम के साथ इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग है मतलब ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक कोई लूप है, मान लीजिए सर्कुलर लूप ही लिया है। इस सर्कुलर लूप के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगी, अब देखिए ये कोई करंट कैरिंग वायर है तो इनके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होती है उस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। थंब के एलोंग रखते हैं अपने करंट को, करंट के एलोंग थंब को रखेंगे और उस पॉइंट पे अपने फिंगर को कर्ल करना है जहां हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ये आउटवर्ड आ रहा है, कुछ यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है ये आउटवर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इस करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर जो है, इनके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। और करंट कैरिंग वायर की वजह से एक बात आपको बता देंगे, इसका फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। इनफाइनाइट वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i डिवाइड बाय आर, जहाँ पे आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एट दैट पॉइंट, जहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो इनके अंदर करंट एक इस तरह से प्रोड्यूस होना चाहिए कि जो इस इंक्रीजिंग फील्ड है इसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो हम लोग इस डायरेक्शन में लेंगे, मतलब करंट का डायरेक्शन वो लेंगे जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो आने वाला है वो इनवर्ड आएगा। तो देखिए इनवर्ड डायरेक्शन जो आएगा इस तरह से कुछ आएगा। अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग इस तरह से ले लें तो ये आ जाएगा। तो ये जो आई डैश इंड्यूस हुआ है इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गया है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। देखिए कोई सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, ये भी करंट कैरिंग वायर है। इस बार जो है सो करंट ऐसे फॉलो हो रही है
और ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग। और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप ले ली, जरूरी नहीं कि सर्कुलर ही हर बार लेंगे, किसी तरह का लूप हो सकता है, बस क्लोज होना चाहिए। तो इन पे आप जो है सो अपना दिमाग लगा सकते हैं किस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा, जरूर एक बार ट्राई करें। कर लिए? तो देखिए इनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, तो देखिए ये करंट नीचे जा रहा है, देखिए करंट नीचे जा रहा, तो इस डायरेक्शन में अगर हम करेंगे तो फील्ड अंदर जा रही है, तो फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कुछ इनवर्ड है। मान लीजिए फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है और ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, घट रहा है, घटते हुए को वो घटना नहीं देने चाहिए, मतलब ये कम हो रहा तो उसको कम होने नहीं देगा। तो इसका काम ही होता है कि जो इंड्यूस है उसको हमेशा अपोज करेगा। तो अगर ये डिक्रीज होना चाहता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो इसको ये सपोर्ट करेगा। जो इंक्रीजिंग फील्ड था उसको अपोज कर रहा था, अगर डिक्रीज कर रहा तो ना इसको डिक्रीज करने देगा ना ही इंक्रीज कर देगा, जो भी ये चाहेगा उसका जस्ट उल्टा करेगा। तो इनका सपोर्ट चाहिए, तो इसके सपोर्ट के लिए हमको उस डायरेक्शन में ही फील्ड होना चाहिए। अगर इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आने वाला है तो वो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस सपोर्ट करेगा ये चेंजिंग फील्ड को, और ये डिक्रीज कर रहा है। तो अब देखिए इसके वजह से डायरेक्शन आने वाला है वो अंदर की तरफ ही आएगा। तो ये आई डैश, ये आई डैश, इतना बात क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी ये 3 था, इसको 3 कहते हैं, तो इनको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दें। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरह से कोई कॉइल है एक, या कोई क्लोज लूप है, और इसके अंदर जो करंट फॉलो हो रही है वो आई, कुछ इस तरह से आई का डायरेक्शन ऐसे है, और ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। और इनके अंदर एक कोई कॉइल रखा हुआ है जो कि क्लोज है। तो इस क्लोज कॉइल के ऊपर डायरेक्शन किस तरह से आएगा, तो आप देखिए ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, इसको हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो इसी की कंसेप्ट देंगे वो आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। तो देखिए ये करंट मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए देखेंगे इस फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमको, देखिए करंट की वजह से, करंट अगर इस डायरेक्शन में फॉलो हो रही है तो वो कुछ ऐसे आएगा बाहर की तरफ, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने फिंगर को कर्ल करेंगे तो नॉर्थ पोल जाएगा, बाहर की तरफ आ रहा है, तो नॉर्थ पोल बाहर तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी उसी तरफ आता है, जिससे कि ये इसको इस तरफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सो आउटवर्ड में आता है। तो जनरली आप देखिए इनवर्ड निकालना है, तो अगर ये कोई करंट कैरिंग लूप है तो इस करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट डायरेक्शन थंब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए फील्ड इनवर्ड जो है सो बाहर की तरफ आ रहा है, ये सब बाहर की तरफ आ रहा है। तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो आउटवर्ड है, ये सब आउटवर्ड है। ये बाहर वाले सर्कुलर लूप की वजह से। अब इनके अंदर जो लूप के अंदर करंट जनरेट हो गया, इंड्यूस होगा, उसका काम क्या है, इस बढ़ते हुए, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है और टाइम के साथ ये इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला जो बताए थे, उसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड आया था μ0/2r इंटू आई, μ0/2 इंटू आई बाय कुछ ऐसे था फॉर्मूला। तो आप देखिए यहाँ पे, तो जैसे जैसे करंट को हम इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो करंट इंक्रीज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो अब इंक्रीजिंग फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा तो इसका उल्टा डायरेक्शन में करेंगे, तो जो इंड्यूस करंट आने वाला है कुछ ऐसे आएगा। इसको आई डैश का देते हैं, ये आई डैश है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब इसी कंसेप्ट पे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। कुछ इस तरह का लूप है और एक लूप इसके जस्ट अंदर है। मान लीजिए कुछ ऐसे लूप है और इसमें करंट जो फॉलो हो रही है वो आई है और ये डिक्रीजिंग है, ये टाइम के साथ डिक्रीजिंग घट रहा है। तो आप इस अंदर वाले कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक करंट जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन बताइए। कर लिए।
तो देखिए फिर से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो होगा बाहर की वजह से ये आउटवर्ड है, लेकिन आउटवर्ड में ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है तो इनको सपोर्ट करना चाहेगा। ये फील्ड डिक्रीज कर रहा है, आउटवर्ड फील्ड घट रहा है, तो घटते हुए फील्ड को ये बचाना चाहेगा, तो बचाने के लिए इसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा उसका भी फील्ड का डायरेक्शन इसके एलोंग होगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में अगर आई डैश करेंगे तो देखिए इसकी वजह से भी इंड्यूस करंट की वजह से भी जो डायरेक्शन आने वाला है वो आउटवर्ड ही है। देख लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले बस ये कंसेप्ट आपको पता होगा ही, फिर से देख लीजिए कि ये कोई अगर ये क्लॉकवाइज करंट है, अगर इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट होती है तो आपको पता है कि कुछ ऐसे बना देते हैं हम लोग। ये कुछ साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज करंट की वजह से होता है, क्लॉकवाइज करंट। अगर कोई करंट कैरिंग लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है तो उसको सामने से देखेंगे वो साउथ पोल की तरह दिखेगा। जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज करंट होते किसी लूप के अंदर, अगर जैसे देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज को कुछ ऐसे बनाया जाता है, ये नॉर्थ पोल की तरह दिखता है, दिख रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, सर ये क्लॉकवाइज था, CL इसको कहते हैं, इसको एंटी CW क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज को ACW। एंटी क्लॉकवाइज करंट जो होते हैं वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है अगर किसी लूप के अंदर हो तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद ये 7 होने वाला है, जो भी नंबरिंग होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई एक लूप है, ये कोई सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप की तरफ एक मैग्नेट आ रहा है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। इसका मोशन जो हो रही है, मान के चलिए इसका वेलोसिटी v दिया हुआ है जो लूप की तरफ आ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो कोई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है इससे क्या फील्ड लाइन्स निकलती है। अगर फील्ड लाइन्स निकल रही है तो ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो इनके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा इंक्रीज करे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इनके वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आएगा, और वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वो होगा कि इनको रिपेल करें। तो रिपेल करने के लिए अभी हम बताएं कि जो क्लॉकवाइज करंट फॉलो होगी तो उसको हम लोग साउथ पोल कहेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फॉलो होगी तो उसको नॉर्थ पोल कहेंगे। तो उसी कंसेप्ट पे देखिए, नॉर्थ पोल को कौन सा पोल रिपेल करेगा, तो वो नॉर्थ पोल रिपेल करेगा। तो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल ही रिपेल करेगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको एक ऐसा डायरेक्शन चाहिए करंट का जो नॉर्थ पोल की तरफ होगा। देखिए अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो ये लूप कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा लूप है। अगर इसके अंदर करंट ऐसे फॉलो होगा, ऐसे फॉलो होगा, मान कर चलिए करंट डायरेक्शन जो है सो कुछ ऐसे आ रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है करंट, ये ऊपर से गया, ये देखिए अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये अगर इस तरफ से देख रहे हैं तो ये करंट डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर सामने से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे करेंगे तो क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर सामने से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पोल जो हो जाएगा नॉर्थ पोल, और ये पीछे वाला पोल जो हो जाएगा साउथ पोल होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ये इस तरफ आ रहा था इसको ये रिपेल करेगा, तो रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोल चाहिए, और करंट जो इंड्यूस हो चुका है कुछ ऐसे ही आया है, इसको इंड्यूस करंट कहेंगे। इसी तरह से आप मान करके चलिए दूसरा ले लेते हैं कि ये 7 था, ये 8 दे देते हैं। अब कोई एक ऐसे लूप है, ये लूप थोड़ा अच्छा से बना देते हैं, कुछ ये करंट, अभी सिर्फ लूप है, अभी कोई करंट, ये सिर्फ क्लोज लूप है। अब यहाँ से देखिए एक कोई बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, ये अगर इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नीचे आना चाहेगा। अगर ये नीचे आना चाहेगा तो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि इनकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से ज़्यादा पास करेगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट इस फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा, जिनकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो नॉर्थ पोल को रोकने के लिए कौन सा पोल चाहिए, तो नॉर्थ पोल चाहिए। तो ऊपर से हम देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने के बाद अगर देखें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट को इस तरह से कुछ दिखा देते हैं हम लोग। देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। तो ये करंट डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये इंड्यूस करंट आ गया, आई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आई डैश है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसको ट्राई कीजिए ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर वो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक कोई लूप ले ली, ये एक बार मैग्नेट है, इस बार इसका साउथ पोल सामने आ रहा है और ये साउथ पोल, ये मैग्नेट पीछे की तरफ जा रहा है। अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है तो इससे फील्ड लाइन जो भी पास कर रही थी साउथ पोल से अंदर की तरफ जाता है, तो फील्ड लाइन से डिक्रीज करना चाहेगा। फील्ड अगर ये दूर जा रही है तो सोचिए इसको जैसे थोड़ा सा एक बार कि ये दूर जाना चाह रहा है तो इनके वजह से फ्लक्स घट रहा है, तो फ्लक्स घट रहा है तो इनको रोकना चाहेगा। तो रोकने के लिए, साउथ पोल को रोकने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल होना चाहिए? अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है, तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट कर रहा है तो सामने जो होना चाहिए वो नॉर्थ पोल होना चाहिए। और नॉर्थ पोल अगर देखना है इस डायरेक्शन से, आपको देखना अगर इस सामने जो नॉर्थ पोल है तो ये कुछ ऐसे है, तो करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सॉरी, कुछ ऐसे इस तरफ से अगर देखेंगे तो इस तरफ से अगर देखेंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसे फ्लो होना चाहिए, तब डायरेक्शन ऐसे आएगा। तो ये करंट डायरेक्शन जो है कुछ ऐसे है, इस तरफ से अगर देखेंगे तो करंट कुछ ऐसे फॉलो हो रहा है, तो जस्ट इसका रिवर्स, सॉरी उल्टा हो जाएगा। इधर से देख रहे हैं तो कुछ ऐसे गया, ये कुछ ऐसे हो रहा है। इस तरफ से देख रहे हैं, अगर उस तरफ से देखेंगे तो वो साउथ पोल हो जाएगा, लेकिन इस तरफ से जब देख रहे हैं तो देखिए कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दिख रहा है। ये करंट ऐसे गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा आप देखिए। तो फिर एक कोई करंट कर सिर्फ सिंगल लूप है, अभी कोई करंट वरेंट इसके अंदर फॉलो नहीं हो रही है, और यहाँ से एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट नीचे फॉल करेगा। लूप ऊपर है और इनका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो फिर से इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इस बार फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा उस घटता हुआ फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। तो फिर से ऊपर नॉर्थ पोल आएगा यहाँ पे और ऊपर नीचे साउथ पोल। अगर नीचे से देखेंगे, नीचे से तो हमको क्लॉकवाइज चाहिए, तो देखिए ऊपर से ही देख लेते हैं। तो ऊपर से अगर देखेंगे तो हमको क्या क्लॉकवाइज चाहिए, तो कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो करंट डायरेक्शन कुछ ऐसे आने वाला है। तो ये ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज चल रहा, तो ऊपर साउथ पोल तो नीचे नॉर्थ पोल है, तो ये आई इंड्यूस ऐसे कुछ हो गया। तो पता चल गया कि किस तरह से आपको देखना है इस बार मैग्नेट के लिए। अगर बार मैग्नेट का कोई पोल अगर दूर जा रहा है तो उसका अपोजिट पोल आएगा। अगर देखिए दोनों मैग्नेट एक साथ क्या हुआ, क्वाइल से अगर नज़दीक आ रहा था तो सामने नॉर्थ पोल आ गया, इसमें भी नज़दीक आ रहा था सामने नॉर्थ पोल आ गया। अगर जब ये दूर जा रहा है तो अपोजिट पोल आ गया है। अगर लूप से दूर जा रहा है तो अपोजिट पोल आएगा, और नज़दीक जब आएगा तो उसको सेम पोल आकर के उसको रिपेल करना चाहेगा। तो इनको नोट कीजिए, इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, सेमी टाइप का है। कह रहा है कि अगर कोई बार मैग्नेट है जिसको फ्रीली छोड़ दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया है, कह रहा है कि एक फ्रीली ड्रॉप्ड बार मैग्नेट है, जनरली इसको मैग्नेट या बार मैग्नेट की बात एक ही है। कह रहा है कि इसके एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करना है कि अगर कोई क्वाइल है, क्वाइल को ऊपर से अगर हम कोई मैग्नेट को ड्रॉप करते हैं तो इनका एक्सेलरेशन, अगर ये क्वाइल नहीं होता तो एक्सेलरेशन तो जी होता, ये जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे अगर ड्रॉप करते हैं तो उनके ऊपर जो एक एक्सेलरेशन लगती है ग्रेविटी के द्वारा, यानी कि अर्थ के द्वारा, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जी का, अगर ये क्वाइल नहीं होता तो इसका तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि जी होता। अब ये क्वाइल होने की वजह से इसका इफेक्ट क्या होने वाला है कि ये ग्रेटर देन हो सकता है, मतलब ए का जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि मैग्नेट का है वो ए है, वो ए ग्रेटर देन जी होगा या ए लेस देन जी होगा या बराबर होगा, या उसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता है। कांट से अबाउट एनीथिंग, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अब देखिए हमारा काम है इसको थोड़ा सा डिटरमाइन करेंगे। अभी कंसेप्ट पढ़े हैं, अगर कोई नॉर्थ पोल अगर नीचे गिरना चाह रहा, मैग्नेट की तरफ आना चाह रहा है, तो उनको सामने आकर के एक लाइक पोल आएगा। लाइक पोल क्या होगा, तो लाइक पोल नॉर्थ पोल होगा, और ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करना है, ऊपर धक्का देना चाहेगा। ये जी से गिर रहा था और नीचे साउथ पोल होगा, तो इसके अंदर करंट भी जो फॉलो होगी, अगर ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसी डायरेक्शन हो जाएगा। अगर नॉर्थ पोल सामने आ रहा है तो इसको रिपेल कर रहा है, इसको दूर भेज रहा है, तो इसका ए जो आएगा ऑफकोर्स लेस देन जी ही आएगा।
क्योंकि इसको धक्का दे रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, तो A लेस देन G। ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया। और सेकेंड देखिए, तो सेकेंड में क्या है कि ये कॉइल इस बार ऊपर है और ये मैग्नेट जो है नीचे है, तो मैग्नेट नीचे ड्रॉप करना चाहेगा, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे साउथ पोल बनेगा और ऊपर नॉर्थ पोल, और इसके वजह से करंट जो फॉलो होगा, अगर ऊपर से देखेंगे तो इसके अंदर भी कुछ करंट ऐसे ही फॉलो होने वाला है। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर नॉर्थ पोल तो नीचे साउथ पोल हो जाएगा, तो इसके अंदर आई इंड्यूस हुआ, जिसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसका साउथ पोल नीचे है, तो ये जो फ्रीली ड्रॉप्ड हो रहा था ए से, अब ए से ना होकर के लेस देन ए होगा, क्योंकि जब नीचे गिर रहा तब इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था उसको रिपेल कर रहा था। तो दोनों केस में जी से कम है, क्योंकि नीचे गिरने भी नहीं दे रहा है और नीचे आने भी नहीं दे रहा है, तो दोनों केस में जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो जी से कम होगा। तो आई थिंक इतना बात आप लोग क्लियर हो गया, तो इसको पॉज करके जरूर नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी क्वेश्चन वही है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कुछ इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट दे देते हैं, ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर में क्वाइल लेकर के इंटर करेंगे, कुछ देर तक तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, फिर ये बाहर आना चाहेगा। तो मान करके चलिए कोई क्वाइल है, अगर ये क्वाइल मान के चलिए अभी बाहर है, अभी ये बाहर है, इस क्वाइल को मूव कर रहे हैं, अभी ये क्वाइल मूव कर रहा है, उसके बाद कुछ देर के बाद जो क्वाइल ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो इनमें बताना है कि जो करंट इंड्यूस होगा वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें हो जाएगा फर्स्ट में, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग, जब वो एंटर करेगा तब, और दूसरा एट टाइम ऑफ लिविंग, जब फील्ड से बाहर रहेगा, और तो तीसरा है जब प्रेजेंट कॉम्प्लीटली इनसाइड फील्ड। ये यूनिफॉर्म फील्ड है, बी जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर ये देखा जाए तो ये कांस्टेंट फील्ड है। देखिए केस इसके अंदर क्या होने वाला है, अगर मान कर चलिए कि इनके अंदर कुछ इसका पार्ट इंटर कर चुका है, अभी कुछ इंटर कर रहा है, तो एंटरिंग के समय अगर इसका स्पीड मान लीजिए v है, एंटरिंग के समय क्या होगा कि इनका एरिया बढ़ता जाएगा। एरिया अगर बढ़ रहा है यहाँ पे, अगर एंटरिंग के समय क्या हो रहा है कि एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो एंटरिंग के टाइम में देख रहे हैं कि इसके अंदर जो एरिया इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो अब ये जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इनके अंदर इस तरह से करंट होना चाहिए कि ये फ्लक्स इंक्रीज होता हुआ को डिक्रीज करना चाहेगा। तो फ्लक्स जो आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट की तरफ है, तो ये एक इस तरह का करंट प्रोड्यूस करेगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। अब जस्ट इसका उल्टा देखेंगे कि जब लिव मतलब इसको छोड़ रहा था, जिस समय इसके अंदर से ये निकल रहा था, निकलते समय क्या एरिया घट रहा था, एरिया घट रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। इस समय क्या है, एरिया जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। अब एरिया डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स घट रहा है, तो फ्लक्स घटता हुआ फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए वो सपोर्ट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, जो जिसकी वजह से ये इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था। तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में होगा जो इस फ्लक्स को या फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो इनका डायरेक्शन जो हो जाएगा कुछ ऐसे आने वाला है, ये कुछ आई डैश ऐसे आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से आने वाला है। अब तो ये होगा, देखिए जब इंटर कर रहा है तो उस समय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था,
जब लीव कर रहा है तो उस समय इसका डायरेक्शन जो है सो चेंज होकर के क्लॉकवाइज हो चुका है। अब जब ये बीच में रहेगा, मान के चलिए कोई इस सिचुएशन इस प्रेजेंट है बीच में, तो इस समय अगर ये मूव भी करेगा तो ये पूरे जब प्रेजेंट बीच में है तो इनके अंदर एरिया भी कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इसके बीच का एंगल जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इनवर्ड है तो दोनों समय में फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। अगर फ्लक्स जो होता है वो फाई इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि बी ए कोस थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू कोस 0 हो तो मैक्सिमम होता है। तो जब ये बीच में प्रेजेंट होता है तो इसमें आई जो इंड्यूस होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं ये कांस्टेंट है, इसके अंदर का फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर फ्लक्स है तो वहाँ पे किसी भी तरह का करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट जो इंड्यूस होता है या ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से है। अगर एडजेक्ट ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है तो उनकी वजह से कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही है। तो फ्लक्स में जब चेंज नहीं किसी तरह का आ रहा है तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, ना कोई इंड्यूस करंट आएगा। तो ये बात समझ गए तो इसको लिख लीजिए। तो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मान के चलिए इसका 3 टाइप का क्वेश्चन देने वाले हैं। तो ये फर्स्ट है, ये करंट कांस्टेंट, अगर इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कहा जाए तो ये समझ लीजिए कांस्टेंट है, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और इसके बगल में एक कोई रेक्टेंगुलर लूप है। ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये वायर से दूर जा रही है। मान लीजिए शुरुआत में यहाँ था, अब कुछ ये मूव कर करके इस समय यहाँ पे आ चुका है। तो इनके अंदर जो एक इंड्यूस करंट आएगा उनका डायरेक्शन बताना है। तो ये पहला है, तो इसको पहला हम ही कर देते। देखिए जी क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकाले थे इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। तो इनको देखिए यहाँ से गौर कीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि करंट चेंज होने वाला नहीं है। म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट ही होता है और 2 भी कांस्टेंट है, तो आई डिवाइड बाय आर है। तो करंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इसको कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ये जो V है, अगर ये लूप बाहर की तरफ जा रही है, बाहर जा रही है, तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ पे डेंसर फील्ड होगा। अगर मान दें तो यहाँ पे डेंसर फील्ड होगा, यहाँ पे कुछ डेंसर हो जाएगा। और जब ये दूर जा रहा है तो यहाँ पे फील्ड जो हो जाएगा वो थोड़ा वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए फील्ड थोड़ा वीक हो चुका है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डेंसिटी कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं। तो अब जब ये दूर जा रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स जो जनरेट होगा वो भी डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा। तो डिक्रीजिंग फ्लक्स को वो इंक्रीज करना चाहेगा, तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा और करंट का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन, मतलब इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसका भी डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरफ से कर देते हैं, ये क्लॉकवाइज, ये कुछ ऐसे जब आएगा तो देखिए इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो भी इनवर्ड ही आ रहा है। तो ये आई डैश जो इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन ये है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है। ये करंट कांस्टेंट ही रहेगा। इस बार लूप दूर था, पहले शुरुआत में ये दूर है और ये नज़दीक आना चाह रहा है। ये इस लूप ये नज़दीक आ रहा है, तो कंसिडर कीजिए कि ये लूप यहाँ आ चुका है। अगर यहाँ आ गया तो अब इसके अंदर फील्ड का डायरेक्शन जो आने वाला वो क्या होगा, क्योंकि आप देखिए हम जानते हैं कि जैसे दूर जाते हैं तो फील्ड क्या होती है, डिक्रीज करती है। जब नज़दीक आते हैं तो फील्ड इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेडियस अगर डिक्रीज करेगा तो फील्ड इंक्रीज करेगा और रेडियस इंक्रीज करेगा तो फील्ड डिक्रीज करेगा। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही है, तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग फ्लक्स को ये डिक्रीज करना चाहेगा, तो करंट का डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे करंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। ये इनवर्ड फील्ड को अपोज करे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा, तो ये बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लगाना है ताकि इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कुछ ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे। तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से आउटवर्ड फील्ड देगा, आउटवर्ड फील्ड इसको अपोज करेगा। तो ये आ गया है।
अब थर्ड देखिए इसी के कंसेप्ट पे, फिर से ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोई लूप है और ये मूव कर रही है इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब इसके एलोंग मूव कर रही है। तो एलोंग जब मूव कर रही है तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो रेडियस हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। मान लीजिए सेंट्रल है तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रेडियस कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, या रेडियस कांस्टेंट या डिस्टेंस जब कहें इसको, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगी वो भी कांस्टेंट, क्योंकि इसका एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है, इसका एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जैसे लूप है वैसे ही ये मूव कर रही है तो फील्ड भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट और एंगल भी दोनों के बीच का कांस्टेंट है। तो यहाँ अगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो फ्लक्स भी जो आने वाला है वो कांस्टेंट आएगा। तो इनकी वजह से जो आई इंड्यूस होगा वो जीरो हो जाएगा, किसी भी तरह का इसमें करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा। तो देख लिए तीनों तरह के आप कंडीशन को देख लिए कि अगर जब कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की तरफ अगर कोई लूप आ रही है तो डायरेक्शन क्या होगा, जब उससे दूर जा रही है तो डायरेक्शन क्या होगा, जब उसके एलोंग चल रही है तो उसमें किसी भी तरह का करंट इंड्यूस नहीं होती है। इतना बात को आप लोग समझ गए तो इसको नोट कीजिए। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का आने वाला है। तो पूछ रहा है इसमें, अभी फिगर बना देंगे, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, also find charge fallen in time t, fallen in time 0 to 5 सेकेंड। तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेरिएबल फील्ड है, ये V जो है ये वेरिएबल है, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सो B है, वेरिएबल है। इस फील्ड के अंदर एक सर्कुलर कॉइल को प्लेस कर दिया गया है जिनका रेडियस कैपिटल R है। यहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट में इसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कॉइल कैपिटल R है और इस कॉइल का कुछ रेसिस्टेंस भी है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल स्मॉल r है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है B0 t स्क्वायर से। तो क्वेश्चन क्या है, पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालना है और इंड्यूस करंट निकालना है और चार्ज फॉलोन निकालना है इन टाइम 0 to 5 सेकेंड में। तो अगर आप लोग एक बार ट्राई करना चाहेंगे तो कर लीजिए। ये देखिए अब हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो फ्लक्स जो यहाँ पे आने वाला है इसका एरिया, अगर देखेंगे तो एरिया जो आने वाला है इसको ये आ जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कुलर है तो सर्कुलर की वजह से एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर आता है। तो फ्लक्स आने वाला है तो फाई इक्वल टू बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है और एरिया वेक्टर को भी हम जनरली इनवर्ड ही मान लेते हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि आप एरिया वेक्टर आउटवर्ड ले रहे हैं या इनवर्ड ले रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग जो है एरिया वेक्टर को भी इनवर्ड ही मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो यहाँ से लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे B0 t स्क्वायर, B0 t स्क्वायर और इनका वैल्यू जो दिया हुआ है ये पाई आर स्क्वायर कॉस 0। तो यहाँ से देख लीजिए कुछ ऐसे आने वाला कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर B0 कांस्टेंट है, पाई B0 आर स्क्वायर और ये टी स्क्वायर है।
तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, अभी शुरुआत की क्लास में बताए थे, इसके लिए हम करेंगे क्या, डी फाई बाय डी टी। इसका सिर्फ हम मोड लेते हैं, क्योंकि अगर देखते हैं तो करंट जो होता है इसका डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए क्या कि इनका डायरेक्शन जो ये फ्लक्स में जो चेंज होगा उसका अपोज करना चाहेगा, तो एक माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ से देखिए डायरेक्शन तो आप पता कर ही चुके हैं किस तरह से निकालते हैं इसमें। तो देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन जो क्या आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि टाइम चेंज करेगा, टाइम तो कभी घटने वाला है नहीं, वो इंक्रीज करेगा। तो जो इंक्रीज करेगा टाइम, तो ये इंक्रीजिंग फील्ड है, तो इंक्रीजिंग फील्ड इनवर्ड की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो करंट डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह से आने वाला है, कुछ ऐसे आने वाला है। ये इंड्यूस करंट ऐसे होगा। और ईएमएफ भी देखेंगे तो ईएमएफ का जो हायर टर्मिनल होगा इस तरह से होगा और लोअर इस तरह से होगा, इसमें कहीं ना कहीं इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। तो चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो चलिए इनको डायरेक्ट कर दें, क्योंकि डी फाई बाई डी टी है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बी नॉट, या इसको पाई को पहले कर देते हैं 2 पाई बी नॉट आर स्क्वायर इंटू टी। तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ से जो इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है वो इसका सिर्फ मोड ले लिए, तो मान के पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इन्हीं का ले लेते हैं। चलिए तो ये आ गया है 2 पाई बी नॉट आर स्क्वायर टी। तो ये आपको इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है। और करंट निकालना है, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए तो मान के चलिए पहला था और ये सेकंड ये है, तो आई डैश इक्वल टू ई बाय इसका रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल चुके हैं, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 2 पाई बी नॉट आर स्क्वायर टी डिवाइड बाय स्मॉल आर, जो कि रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से इंड्यूस करंट भी आ चुका है। अब हमको निकालना है चार्ज फॉलो ने कितना हुआ, कितना चार्ज इस दौरान फॉलो किया है, t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 5 सेकेंड तक। तो इनको एक बार आप लोग नोट कर ले, इसको हम मिटाने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से कर देते हैं, लिख लिए इनको। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है वो लिख लेते हैं, जो E आया है वो 2 पाई बी नॉट आर स्क्वायर इंटू टी, और जो आई डैश आया है वो आया 2 पाई बी नॉट कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी बाय स्मॉल आर। पहला रिजल्ट ये था और सेकेंड रिजल्ट अपना ये। अब हमें निकालना है चार्ज फॉलो। तो चलिए आई पता है तो यहीं से हम लोग कर लेते हैं, यहीं से। तो क्वेश्चन नंबर 3 मान के चलिए चार्ज निकालना है, तो आई डैश जनरली मान के चलिए आई निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी, ये तो पता ही है। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं, हमको डी क्यू चाहिए, तो आई डैश इंटू डी टी कर देते हैं। अगर हमको टोटल चार्ज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान करके चलिए हमको टोटल चार्ज चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी क्यू को, और यहाँ से आई डैश का वैल्यू 2 पाई बी नॉट आर स्क्वायर टी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे टाइम 0 से लेकर के t इक्वल टू 5 सेकेंड का रहा है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड तक। तो आप जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं। तो 2 पाई बी नॉट और आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और t इंटू डी टी बच जाएगा। देखिए ये जो q टोटल आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमको q टोटल। तो यहाँ से देखिए q टोटल जो आ रहा है वो 2, यहाँ पे r छूट गया, ये स्मॉल r, ये r। अब ठीक है, तो 2 पाई बी नॉट आर स्क्वायर, और ये सब कांस्टेंट टर्म था, जितना भी कांस्टेंट उनको बाहर कर लिए हैं। तो बचा क्या, टी डी टी,
तो TDT का आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, 0 to 5 है। तो अब इनको देखिए, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं Q टोटल जो आ चुका है। तो 2 यहाँ से बचा, 2 तो कैंसिल हो गया, पाई बी नॉट आर स्क्वायर, इधर से टी स्क्वायर भी आ जाएगा, तो सॉरी टी को बाहर ही छोड़ दीजिए। तो ये आ गया है पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी स्क्वायर, मान के चलिए ऐसे होता, और इसका लिमिट इस तरह से हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये भी आपको अल्टरनेट मेथड बताएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से मान करके चलिए 0 से लेकर के 5 लिख सकते थे। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको तो हम बाहर कर ही सकते हैं, तो इनको मान के चलिए ये ब्रैकेट को लगा करके यहाँ कर देते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और 0 खत्म हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा यहाँ से, 25 पाई आर स्क्वायर बी नॉट डिवाइड बाय स्मॉल आर छूट गया था, यहाँ पे लिखे थे। तो जो फाइनल रिजल्ट आया है वो 25 पाई आर स्क्वायर बी नॉट आया है, देख लिए। तो इनको पॉज करके एक बार जरूर लिखें। लिख लिए। देखिए इसका एक अल्टरनेट मेथड देखने वाले हैं। अल्टरनेट मेथड में जो है सो आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकल जाएगा। देखिए ये रिजल्ट जो अभी आप डायरेक्ट निकालने वाले हैं, इसका आप लोग फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सब आते ही रहता है किताबों में या असाइनमेंट में देखिएगा तो उसमें रहता है। तो जनरली ये आपको पता है कि ये अल्टरनेट मेथड कर देते हैं इसको, अल्टरनेट मेथड। इसका इंक खत्म हो रहा है तो चलिए, तो जनरली ये आई इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोड में ही रखिए d∅dt। अगर इसी तरह से यहाँ से आई इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो 1/r d∅dt। अगर एवरेज हमको निकालना है, अगर ई एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, मोड लगा कर इसको ∆φ/∆t, और यहाँ से जो आई एवरेज आने वाला है कुछ ऐसे आ जाएगा। आई एवरेज 1/r तो रहेगा ही, ये ∆φ/∆t। इतना बात आप जानते हैं इसी से, इस कंसेप्ट से। लेकिन आई एवरेज निकालने का तरीका एक और भी है। आई एवरेज निकालने के लिए Q ऐसा चाहिए, ये भी लिखते थे ∆Q/∆t, याद है। तो यहाँ से ∆Q क्या हो जाएगा, तो देखिए ∆Q/∆t इक्वल टू ये आई एवरेज है, तो आई एवरेज को यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/r इंटू ∆φ/∆t। चेंज इन टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होने वाला आती, इस पॉजिटिव टर्म है तो इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो कोई साइन का इसमें दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से हम जो निकालने वाले हैं आप देखिए कि ये इसको कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कि टाइम पॉजिटिव ही रहता है। मोड के अंदर निकालने के बाद वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका कोई डर रहता है, लेकिन टाइम तो हम जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव। चेंज इन टाइम जब भी आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से ∆Q जो डायरेक्ट निकालने का तरीका है वो आ गया है 1/r इंटू ∆φ। चेंज इन फ्लक्स आ गया है, चेंज इन फ्लक्स। तो आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, हो गया। अब फ्लक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी देखे थे ना, तभी इसको भी लिख देते हैं जो आया था। चार्ज ∆Q इक्वल टू 25 r स्क्वायर बी नॉट, टी तो खत्म हो गया है, ये कुछ ऐसे है। तो आप फ्लक्स है तो फ्लक्स तो डायरेक्ट निकाले थे शुरुआत में, बी डॉट ए कर करके, तो वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते, उतना आपको करने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आपको डायरेक्ट अगर इस तरह से दिया रहेगा तो फ्लक्स निकालिए। तो फ्लक्स अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए फ्लक्स जनरली फ्लक्स जो आया था बी
डॉट ए, तो बी की जगह पे बी नॉट टी स्क्वायर, एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर, यही आया था। अगर हमको चेंज इन फ्लक्स निकालना है तो मान के चलिए अगर हम इसको चेंज इन फ्लक्स कर दे डेल्टा फाई, कहाँ से, 0 से लेकर के 5 सेकंड के लिए, इसलिए कि हमको निकालना है जो है सो डेल्टा क्यू, वो 0 से लेकर के 5 सेकंड तक निकालना है। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही है। तो यहाँ से जो बचेगा आप देखिए, चलिए कुछ छूट रहा है, इसमें आर छूट रहा था, ये इसमें आर छूट रहा है, ये रेसिस्टेंस आर छूट रहा है। तो इनका आप देखिए टी स्क्वायर है तो टी की जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर है, तो 25 पाई आर स्क्वायर बी नॉट, ये फ्लक्स आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला का आप याद रखिए हमेशा, रिमेंबर दिस, डेल्टा क्यू इक्वल टू 1 बाय आर इंटू डेल्टा फाई है। तो कभी कभी इसको आप अंदर भी डाल सकते हैं, इसको अंदर भी डाल सकते हैं, रेसिस्टेंस भी पॉजिटिव ही होता है। तो आप देखिए यहाँ से 25 आ चुका है, तो आप देखिए अगर आपको डेल्टा क्यू चाहिए तो डेल्टा क्यू करने के लिए डेल्टा फाई बाय डेल्टा आर, तो देखिए 25 पाई आर स्क्वायर बी नॉट बाय आर है, सेम रिजल्ट दिख गया। तो अगर डायरेक्ट अगर चार्ज निकालना है डेल्टा क्यू, तो देखिए नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग करेंगे, तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए डेल्टा फाई बाय आर कर देंगे। उतना ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट निकाले, फिर करंट को डी टी करें, उसके बाद जैसे इंटीग्रेट करें आई इक्वल टू डी क्यू को इक्वल टू आई डी टी कर करके, उतना अलग कर करके हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर है। तो बस इतना ही आज के लिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।